नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और 12 बज रहे हैं करीब करीब, और मार्केट पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मार्केट कंसोलिडेशन है। लास्ट 2 मंथ से मार्केट साइडवेज 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 ही है। अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अगर मार्केट को ओवरऑल मार्केट देखोगे तो आपको क्या लग रहा है? आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया, यहां से ये गया और फिर नीचे आया और ये फिर ऊपर गया। अब यहां से हाई लो और हाई बना रहा है, ठीक है। अब ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नीचे आ गया। अब बॉटम कहां से लेगा, कहां से रिवर्स करेगा, ये पहचान पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप डायरेक्टली क्या ही कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे क्या ही कंसिडर करोगे, थोड़ी बहुत चीजें। बाकी अगर हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है इंट्राडे के लिए तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें नहीं समझनी है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मेन हमारा फोकस है ये एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड है और एक तरफा है। देखो, मैं आपको एक चीज बोला हूं कि आपको पीसीआर का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने समझाया होगा, बट शायद सीपीआर का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया होगा। तो सीपीआर और पीसीआर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, जो मार्केट चलता है वो सीपीआर यानी बायर के हिसाब से चलता है। मार्केट जो मूवमेंट करता है यानी एक जगह से दूसरी जगह प्राइस फ्लक्चुएट होता है वो बायर कराते हैं। लेकिन जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम होता है वो सेलर का काम होता है। यानी मार्केट को नीचे जाने से और ऊपर जाने से रोकने का काम सेलर का है, और ऊपर ले जाने का और नीचे ले जाने का काम किसका है? बायर का है। चलिए, कॉल बायर एंड पुट बायर, बुलिश एंड बेरिश, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अगर हमें ट्रेड करना है स्टॉक में और स्टॉक सिलेक्शन करना है तो हमें एक चीज जरूर फोकस करना है कि वन साइडेड स्टॉक पकड़ना है। मतलब वन साइडेड का मतलब कि हम ऐसे स्टॉक में ट्रेड लें जो या तो एक ही रेंज पे रहे और या तो टारगेट दें। तो हमारा जो पेशेंस है वो अपने आप आ जाएगा और जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप आ जाएगा। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए आपको एक चीज पता हो गया कि ऐसा है, चलिए निफ्टी 50 और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या होता है? टाइम डीके का भी दिक्कत होती है, यार जाएगा नहीं, कंसोलिडेशन करेगा तो फिर भी मुझे लॉस है। बट स्टॉक इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शन में नहीं करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई सारा दिन कंसोलिडेशन करेगा तो आपको कोई प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, कोई मिल्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बता दूं कि चलिए आपको पता चल गया कि पॉलिसी बाजार इसी रेंज पे यानी 1764 पे रहने वाला है, या तो ये आज 20% चांसेस है या तो ये कंसोलिडेशन कर जाए और 80% चांसेस है कि या तो ये टारगेट देगा। आप क्या करोगे? आप कुछ भी सोचोगे ट्रेड लेने से पहले? बिल्कुल नहीं। डर लगेगा? बिल्कुल। डर कब लगता है? जो आपके मार्केट अगेंस्ट बिल्कुल रिवर्स करता है। क्यों? क्योंकि आपको लॉस से डर लगता है। यहां पे क्या होगा? कंसोलिडेशन यानी या तो आप कॉस्ट को एक दो पॉइंट ऊपर नीचे को हम कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं ना, किसी लॉस में हम कन्वर्ट करते हैं। तो या तो मार्केट इसी रेंज में रह जाएगा या तो ये टारगेट दे देगा। तो दो में से एक चीज होगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और आप अपने आप चीजें समझ जाओगे, या तो भाई टारगेट मिलेगा या तो कंसोलिडेशन करेगा। तो क्या साइकोलॉजी यहां से बिल्डो, लोग साइकोलॉजी की क्लास बेच रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी आएगा क्या से? कुछ चीजें होती हैं जो आप सिर्फ बुक से नहीं समझते हो, आप अपने टाइम और अपने एज के हिसाब से चीजें आपको समझ आती है। मैच्योरिटी आपको एज के हिसाब से आती है। आप जानते जरूर उस चीज के बारे में हो, लेकिन उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो एक एज पड़ाव के बाद ही आप चीजें समझ पाते हो। तो सेम वही चीज है, आप बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो, लेकिन इनके कितना इंपॉर्टेंस है और कितनी स्ट्रेंथ है ये समझने के लिए आप जब चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, यानी सेलर और ऑप्शन बायर का कॉन्सेप्ट की सीपीआर कितना रहेगा, स्ट्रेंथ होगी, सपोर्ट कितना देगा, तब आप चीजें समझ पाओगे। अब मैंने, चलो ठीक है, अब एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो ऐसे सबसे अच्छा हो। अब चलिए मैं डाटा पे इतना फोकस क्यों करता हूं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीजें बताऊं कि मार्केट किससे चलता है। मार्केट पहला कौन होता है? मार्केट तीन चीजें से चलता है। न्यूज, ठीक है, दूसरा डाटा, राइट, एंड तीसरा क्या? तीसरा है हमारा प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन। तो डाटा, न्यूज एंड प्राइस एक्शन, ये तीन कॉन्सेप्ट है मार्केट को चलाने के लिए। अब न्यूज क्या है? न्यूज को ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? आप कहां से न्यूज देखते हो? आप थर्ड पार्टी से देखते हो, मींस कोई वेबसाइट में देखोगे, कोई ना कोई न्यूज पे देखोगे, तो वेबसाइट में भी देखोगे तो उसको भी टाइप करना और एपीआई के थ्रू भी होता, तो कहीं ना कहीं पब्लिश होने से पहले आप बहुत जगह वो बढ़ चुका होता। तो जो आपको न्यूज मिलती है तो ऑलरेडी तो बहुत लोगों के पास होती, तो अगर उसको इंस्टेंट परफॉर्मेंस करना होगा तो ऑलरेडी कर चुका होगा। लेकिन एक चीज है, अब ये बताओ, किसी स्टॉक में न्यूज अच्छी होगी तो उस स्टॉक में स्ट्रेंथ होगी, सपोर्ट स्ट्रांग होगा, मतलब उसका डाटा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन एक तरीके की ये समझते हैं, मान को आपको आपकी डेस्टिनेशन कहीं है, राइट, आपको पता है कि आपको किधर जाना है, लेकिन आपको मतलब डायरेक्शन फिक्स है कि मुझे इस साइड जाना है या यहां इस जगह पे जाना है, ठीक है, आप फिक्स है, यानी आपको डायरेक्शन पता चल गया है कि बुलिश से कि बेर, लेकिन वहां जाने के लिए एग्जैक्ट रास्ता कौन सा है, वे कौन सा है, वो आप प्राइस एक्शन से, लेकिन वो आप प्राइस एक्शन से देखते हो। मतलब आपको पता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो आप अगर ऊपर जा भी रहा है तो आपको कब एंट्री करनी है, एग्जैक्टली कंफर्मेशन क्या लेना है, एग्जैक्टली टारगेट क्या लेना है, वो प्राइस एक्शन करता है। मतलब एक वे है, रास्ता है।
लेकिन किस रास्ते पे कैसे चलना है, कितना दूरी चलना है, किस साइड चलना है, ये यहां से पता चलेगा। तो ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, नेकलाइन, कंफर्मेशन, टारगेट, ये आपका प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन सिर्फ वे है, आप गलत दिशा में जाओगे तो आप लॉस कर लोगे, लेकिन डायरेक्शन पकड़ने का पूरा तरीका यहाँ पे डाटा बैठेगा। न्यूज को हम इसलिए ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि न्यूज को ट्रैक कर पाना, क्योंकि आप इसमें यही नहीं समझ पाओगे कि कौन सा न्यूज कैसा परफॉर्म करेगा, और ये सब चीजें बहुत स्विंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो डाटा एंड प्राइस एक्शन दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस एक्शन तो अभी हम साइड में रखते हैं, डाटा अब हम ये समझते हैं यार, चलो न्यूज ट्रैक करने से अच्छा ये देख लेते हैं कि ये एफएनओ स्टॉक में से सबसे अच्छा डाटा किसमें है। अगर उसका डाटा अच्छा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें अच्छा है ही है। बाद में प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स है ना, मैं यहाँ पे तो आपको एक्सप्लेन ज्यादा बहुत नहीं डीप में कर सकता। तो जैसे पीसीआर का फॉर्मूला, पीसीआर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, लेकिन सीपीआर कौन बताता है, कोई नहीं। एग्जैक्टली स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, तो ये पीसीआर की स्ट्रेंथ क्या होगी, सीपीआर की स्ट्रेंथ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट ग्रीन है मींस क्या कॉन्ट्रैक्ट है। आपको मैंने जो सीट्स प्रोवाइड की है, अब देखो जैसे मैंने बोला कि आपको सीट्स में क्या हेल्प होगी, देखो मेन चीज है भी इतने सारे स्टॉक में से अगर एक स्टॉक पिक करना है तो आपको सबको डाटा तो जानना होगा कि कौन सा डाटा किसका कितना है। तो जब तक एक स्टॉक पिक करने के लिए जब तक सबका डाटा नहीं देखोगे तो कैसे पिक करोगे। तो सेम चीज यहां पे हमें एक स्टॉक पिक करने के लिए, हमें सबका डाटा देखने के लिए मैंने आपको जो सीट्स दी है यहां पे इजी है, 1 मिनट में आप स्टॉक को सिलेक्ट कर लोगे कि इसका डाटा सबसे अच्छा है। लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए, जैसे यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको वाई लाइनर है और सेक्टर एनालिसिस है, तो वाई लाइनर में जो डाटा है कहीं भी आपने ग्राफ में देखा होगा पीसीआर एंड वॉल्यूम सीपीआर। तो पीसीआर को आप जो देखते हो, ये कॉन्सेप्ट कैसे, मैं हमेशा क्यों कहता हूं इसको 9:40 के बाद का डाटा देखो तो आपको एग्जैक्टली लाइन पता चलेगा कि एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या है। उसके पहले का डाटा को हम वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो 9:40 के बाद, तो चलिए जैसे ये सेक्टर एनालिसिस है, अब सेक्टर में रियल्टी सेक्टर थोड़ा बहुत अच्छा चला है, 1% चला है, बाकी पीएसयू बैंक, बाकी नीचे अगर देखो तो आईटी, कंज्यूमर, एफएमसीजी, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं प्लस माइनस दोनों में है, बटा हुआ है। तो हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है जो सबसे अच्छा हो। चलिए सबसे पहले शो एज ए परसेंटेज में लगाते हैं। पीसीआर क्या है आपको पता ही हो गया, यानी सेलर, एंड सीपीआर यानी मार्केट की स्ट्रेंथ बताने वाले कि इस स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, एंड वॉल्यूम चेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर चेकर है, वॉल्यूम चेकर, यानी 950 के बाद जो बायर्स या जो सेलर्स साइड होते हैं वो हमें परसेंटेज में देखते हैं कि एक्चुअल में अगर किसी स्टॉक में 3 अबव स्ट्रेंथ है मींस इसमें सीपीआर 3 अबव है। तो ऐसा तो नहीं है कल भी 2.70 रहा हो, आज सिर्फ 0.30 बढ़ा हो। तो हमें यह बताता है कि एक्चुअल में अगर इतना इसमें सीपीआर है तो आज के दिन कितना है, यानी जितना आज के दिन ऐड होंगे उतना ही तो अच्छा होगा। तो चलिए हमें चीजें समझने के लिए, अगर कोई हमें देखा तो एक IIFL है लेकिन 549 1.95, लेकिन इसमें पीसीआर बहुत डाउन है तो स्ट्रेंथ है नहीं। हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए जो वन साइड, मतलब या तो उसमें सीपीआर बहुत स्ट्रॉन्ग हो या तो उसमें पीसीआर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो क्या हमें ऐसा स्टॉक मिलेगा? एक मिथुन फाइनेंस है, 2 अबव स्ट्रेंथ है, 1.74% चला है, लेकिन इसका सीपीआर डाउन, पीसीआर डाउन है, और सीपीआर 2 अबव है, क्या ही बोल सकते हैं, 5.99%। तो थोड़ा सा 12% भेल है, 0.9, 2 अबव स्ट्रेंथ है। पीसीआर कोई खास आज मुझे दिखा नहीं। एक है एलटीएफ, ये अच्छा है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉप है लेकिन इसमें 1.19 का पीसीआर जरूर है, लेकिन दोनों डाउन है। क्या है ट्रेड करना, मैं तो कहता हूँ ऐसे स्टॉक और ऐसे ट्रेड को अवॉइड कर दो, सबसे बेटर है। तो एक मिला में कैनरा बैंक, 1.21 का पीसीआर है और 1. लास्ट तक बने रही है, तो 1.21 का पीसीआर है, 1.19 का सीपीआर है और 0.83% चला है। 20% बायर ऐड हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ ना ऐसे स्टॉक अवॉइड कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले पीसीआर का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में है। एक कैनरा बैंक हो गया जो कि 1. एक हीरो मोटोकॉप हो गया, इसके बारे में आपको पता ही है। एक एयू बैंक हो गया, एयू बैंक में 1.16 का पीसीआर है और 1.68 का सीपीआर है, मतलब 2 अबव स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। 38% बायर आ जाए हैं और सेलर आए हैं। चलिए एयू बैंक मुझे सही लगा क्योंकि इसमें सपोर्ट बहुत स्ट्रांग, स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ उतनी नहीं है लेकिन सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो एक चीज है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो नीचे भी नहीं जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, ये अगर सीपीआर समझना है तो जैसे ये आपको यहाँ पे इसको हमेशा आपको यहाँ से समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीपीआर तो चलो ठीक है मार्केट के साथ बड़ा है, कि पीसीआर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो चलिए हमें इतने सारे स्टॉक में से हमने फिल्टर करके देखा एक स्टॉक कि चलो है वॉल्यूम चेकर में 38% बायर एंड 12% सेलर आए हैं। इतना साइडवेज मार्केट में भी हमने एक पकड़ा। अब हमें लास्ट टाइम एयू बैंक को हम ऑप्शन चैन में देखते हैं कि क्या हम सही में ट्रेड कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, इन द मनी तक 2400 एंड 1400 बायर है। अब देखिए आप पे मेरे में क्या डिफरेंस है। आपने अधिकतर लोगों को देखा होगा कि सबसे पहले आप ट्रेड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखते हो,
सबसे पहले किसी स्टॉक का आप चार्ट लगाते हो, उसमें लाइन ड्रॉ करते हो, उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, उसमें कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ करते हो। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, मैंने जो प्राइस सेक्शन है वो तो सबसे मैंने लास्ट में रखना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया कि हमारा प्राइस सेक्शन क्या है, वे है। पहले हमने ये तो पता कर ले कि हमें चलना किधर है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मींस हमारा डेस्टिनेशन क्या है। जब डेस्टिनेशन पता होगा तभी तो डायरेक्शन पता होगी। अगर डायरेक्शन के बिना हम ट्रेड करें, लास्ट तक बने रहिए। तो प्राइस सेक्शन ठीक है, चार्ट मैंने लास्ट में क्यों देखता हूं? क्योंकि मुझे कंफर्म हो जाए कि भाई इसमें ट्रेड लेने के लिए ठीक है, हम सुटेबल है। कम से कम अगर ये टारगेट नहीं देगा तो कंसोलिडेशन करेगा। तो एयू बैंक, तो एयू बैंक में हमें ट्रेड करना है, तो अगर सबसे पहले हमें वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। ये ऐसा हमारा प्राइस सेक्शन है। अब हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो ये ट्रेड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट वन क्लासेस में पढ़ा है कि इसमें हायर लो का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वन डे टाइम फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो मार्केट ब्रेक किया है, लेकिन अभी रिटेस्ट देखो, सबसे बड़ी चीज है मार्केट जितना ज्यादा रेजिस्टेंस को कौन सा, देखो यहां पे आया, ये ब्रेक, काफी मशक्कत करना, मतलब होता है ना कि आप जितना स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस होगे तो उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रगल टाइम आपको बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ सिखाता है, राइट। तो सेम यहां पे यही चीज लागू होती है कि रेजिस्टेंस में जितना ज्यादा उसको मशक्कत करना पड़ेगा ब्रेक करने में, उतना ही उसका बेस स्ट्रांग होगा और उतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी और उतना ही वो ऊपर जाएगा। जितना चीजें आसानी से हमें मिल जाती है उसका लॉन्ग लाइफ बहुत कम होती है। मींस अगर आपको बहुत इंस्टेंट सक्सेस भी मिलती है तो वो बहुत लंबे समय तक आपके पास नहीं रहती है। तो जितना ज्यादा सक्सेस के लिए आप स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि आपने उस चीज को सब कुछ झेला और आपको पता है, तो सेम अगर ये ब्रेकआउट बहुत मशक्कत और बहुत स्ट्रगल के बाद हुआ है, लेकिन एक चीज यहां पे है कि मार्केट में कंसोलिडेशन करके रिटेस्ट नहीं किया है, तो एक डर है। तो सबसे पहले ब्रेक किया है, लेकिन देखो रिटेस्ट करने नहीं आया, तो अगर मैं यहां पे ट्रेड लूंगा तो मुझे इस चीज को ध्यान में रखना है कि हो सकता है रिटेस्ट करना है। लेकिन चलिए, हॉरिजॉन्टल जोन मिल गया, अब हमें गैन कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो गैन कैलकुलेटर में हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस लगाएंगे एयू बैंक। तो हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस हमारा 935.83 रुपए है, तो 935.83 935.83 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 937 पे जाएगा तो ट्रेड लेके 945 का टारगेट लेना। तो मतलब गैन के हिसाब से तो परफेक्टली बाइंग जोन में है। मतलब गैन का कहना है कि 937.89 पे जाएगा तो आप बाई कर लेना, और 938 रुपए पहुंच गया, यानी गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में गया तो 45 का टारगेट तो परफेक्ट है। गैन के हिसाब से बाइंग हो चुकी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं इस पर ट्रेड लेता हूं, सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, ब्रेक भी किया तो जाएगा भी ऊपर। सो फाइनली 300 क्वांटिटी ली है और 56,200 रुपए का फंड लगा 56,000। और मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टॉक इंट्राडे के लिए मेरा जो कैपेसिटी है, मींस इंट्राडे के लिए की बात कर रहा हूँ, 60,000 मैक्सिमम और मिनिमम 40 के बीच में ही रहता है। वो एक सफिशिएंट बैलेंस होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो 56,200 300 क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमारी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ की है 937.54 की, 40 पैसे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, तो टारगेट तो ऑल टाइम हाई पे है, तो हम क्या ही टारगेट रख सकते हैं भाई, ऑल टाइम हाई पे है, तो वन डे टाइम फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा, गैन वाला। तो गैन का कहना है कि 945.8, तो 945 का टारगेट रखते हैं हम। ये तो ये टारगेट पॉइंट है हमारा। मार्केट मैंने बोला ना कि रिटेस्ट नहीं किया है, तो रिटेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि बस अगर ब्रेक करके ऊपर गया है तो उसको अगर ऊपर जाना तो एक बार यू टर्न लेके आना ही होगा उसको, और पैसेंजर लेने के लिए, तभी तो वो ऊपर जाएगा। तो इसको अगर और स्ट्रेंथ लेनी है तो एक बार इसको नीचे आना होगा। फिर आप बोलोगे कि भाई आप नीचे आने पे ही क्यों नहीं ट्रेड ली, जब आपको पता है। तो कभी कभी चीजें जब हमें पता है कि भाई स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या पता एक कैंडल्स बना के ऊपर निकल जाए। तो ये देखो रिटेस्ट करने आ रहा है, ये यहाँ पे पैनिक नहीं होना, यहाँ पे अच्छा बात है, ये नीचे आएगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए।
सुफाइली 2:19 है और जहां तक देखे कि अभी बस 942 पे चला है, 944 पे एग्जिट करना है। तो देखते वेट करते, जैसे मैंने आपको बोला था कि या तो कंसल्टेशन करेगा या तो टारगेट देगा। तो थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, अभी आधा एक घंटे, आई थिंक शायद 40 मिनट और वेट कर सकते हैं। और जहां तक मुझे उम्मीद है, जैसे आपने अगर सीपीआर और पीसीआर का कॉन्सेप्ट आपने देखा कि पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था, मतलब सेलर एक अच्छा ग्रोथ, अगर आप यहाँ पे देखो ना तो ग्राफ में देखोगे तो पीसीआर बहुत अच्छा, यानी सेलर फुल बुलिश है और सीपीआर भी सेम है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं। सो फाइनली 2:48 है, पोजीशन में आप स्क्वायर ऑफ करता हूँ और 940 पे चल रहा है। लास्ट हाई 942 का था, आपको याद होगा कि 945 का टारगेट था। बट क्या कर सकते हैं, ज्यादा देर तक हम होल्ड कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट क्लोज का टाइम है, नहीं तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। बट क्या कर सकते हैं, जिस हिसाब से काफी देर तक कॉन्सोलेशन करता रहा, उसके बाद बाएंगे मार्केट जा भी सकता है, बट हम ज्यादा देर तक होल्ड कर नहीं सकते। लेकिन मैंने एक चीज आपको बोला था कि इतने साइडवेज मार्केट और इतने कॉन्सोलेशन मार्केट में जो हमने ट्रेड चूज किया वो साइडवेज हो सकता है लेकिन रिवर्स नहीं कर सकता। मींस कॉन्फिडेंस आपका तब आएगा जब आप स्टॉक रिवर्स नहीं करेगा। जब मुझे इस चीज का पता है कि या तो या यहाँ पे कॉन्सोलेशन करेगा या तो टारगेट देगा, यानी या तो प्रॉफिट होगा या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। तो वहाँ पे साइकोलॉजी अपने आप बिल्ड हो जाती है। साइकोलॉजी की कोई क्लास नहीं होती, वो कुछ चीजें आप जब लाइफ के साथ और समय के साथ कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें जब आपको खुद समझ आ जाती है, तो सेम चीजें हैं कि जब आपको पता ही रहेगा कि स्टॉक रिवर्स नहीं करेगा या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, तो वहां पे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग एंड आईपीओ फंडामेंटल ए टू जेड सारी चीजें विद सर्टिफिकेट। तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। सो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं कि टारगेट देखो दे दिया है, लेकिन हमने पोजीशन पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया था यहाँ के आसपास, लेकिन बहुत लेट टारगेट दिया। मतलब इसके आने के बाद फिर वो 3 बजे टारगेट दिया, 3:05 पे टारगेट दिया, बट इतना देर वेट नहीं किया। 2:45 मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो स्टॉक हमने परफेक्ट पकड़ा था, हमने टारगेट भी परफेक्ट लिया था, जो हमारा टारगेट था वहीं पे मार्केट क्लोजिंग दिया जाके। लेकिन सब कुछ चूज था, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत टाइम ज्यादा लग जाता है टारगेट देने में, तो फिर प्रॉफिट में बुक किए बट जो टारगेट था हमारा वो नहीं मिला। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ।